वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ अच्छे बारे बात करते हैं कि कैसे लोग इन दिनों जब हम यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहे थे, लोग जो है इधर उधर से कुछ चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करके, जैसे कि बिटकॉइंस, जैसे कि इथेरियम और डोजे कॉइन जो कि बहुत पॉपुलर था, उनमें पैसे लगा लगा के रातों रात अमीर बन रहे थे। तो बहुत लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये मतलब बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे यार ठीक है, अब शेयर मार्केट गया भाड़ में, अब यहाँ से हम पैसे कमाएंगे। तो मैंने भी उस दौरान बहुत चीज़ें देखी इसके बारे में, मैंने भी कुछ पैसे लगाए। तो खैर मैंने जितने भी लगाए थे उसके अभी हाफ बचे हैं। मैंने सोचा यार चलो मेरा लॉस हुआ है, दूसरे का लॉस बचाते हैं। तो फिर आज का टॉपिक ही यही है कि कैसे आप अपना लॉस बचाओगे। लॉस बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिटकॉइन में इन्वेस्ट रोकना पड़ेगा? नहीं, बिटकॉइन समझना पड़ेगा। तो बिटकॉइन समझने से पहले इस वीडियो का कंटेंट पता कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको बिटकॉइंस के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होंगी जिसमें बिटकॉइन क्या है, ऑल्ट करेंसी क्या है और आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो उस पर हम नहीं घुसेंगे। जिस पे हम घुसेंगे वो है कि इसका पर्पस क्या था। आपने सारे वीडियोस देखोगे पर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि बिटकॉइन बनाने का या कोई भी डिजिटल करेंसी बनाने का पर्पस क्या था। तो मैंने भी बहुत कोशिश की पता करने की, तो मुझे जो समझ में आया वो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि आपने एक रिलायंस का शेयर खरीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिलायंस का शेयर खरीदा मान लीजिए 2000 रुपये में, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ, रिलायंस के एक हिस्से की कीमत 2000 रुपये है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इस चीज़ में बिज़नेस कर रहा है, रिलायंस इतने पैसे कमा रहा है, रिलायंस के कस्टमर ये हैं, रिलायंस के सप्लायर ये हैं, ठीक है। रिलायंस का ये तरह का बिज़नेस है, रिलायंस अपने बिज़नेस में ऐसा काम कर रहा है, उसके मैनेजमेंट कैसे हैं और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, उनके एम्प्लॉय का ग्रोथ, उनके काम करने का तरीका वगैरह आपको सब पता रहता है। पर बिटकॉइन में ऐसा क्या होता है कि जो है आप ये सारी चीज़ें से एनालाइज कर सको। तो जब इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव किया तो पता चला कि बिटकॉइन नाम की एक चीज़ जो है वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ये तो सबको ही पता है ब्लॉकचेन है, पर बिटकॉइन बनाने का कारण क्या था? तो जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था उनका मेन कारण था कि एक करेंसी होनी चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड होती है करेंसी तो उस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कोई भी चाहेगा कहीं से भी खरीद बेच पाएगा। तो सताशी नाकामोटो का जो सपना था कि बिटकॉइन बनाने का और ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बैंक्स आ गए, सेंट्रल बैंक्स ऑब्वियसली। इसमें कुछ देशों की सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कुछ प्राइवेट प्लेयर आ गए जो कि इसको मैनिपुलेट करने लगे। तो धीरे धीरे ये होने लग गया कि ऐसा है कि बिटकॉइन जो है अब वो करेंसी नहीं रहा, वो असेट बनने लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और जितने चीज़ की स्कैरिसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतने उसके भाव बढ़ते जाएंगे। पहले समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन करेंसी है या बिटकॉइन एक एसेट है। आज के समय में कुछ जो टोकन्स है, पहली बात तो इनको टोकन्स बोला जाता है, ठीक है। और ऑल्ट करेंसीज होती हैं जो बिटकॉइन छोड़कर बाकी जो करेंसीज होंगी उनको ऑल्ट करेंसीज बोलते हैं। तो बेसिकली समझने के लिए जो भी ये डिजिटल टोकन्स थे, तो इन टोकन्स का मेन पर्सपेक्टिव ये था कि हमें समाज के कुछ चीज़ों को लाइक सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो उस ऑब्जेक्टिव को मैं क्लियर डाउन करूँगा तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इसी तरह इसकी शुरुआत होती है कि जब आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है इस प्रोजेक्ट में काम करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक कह सकते हो एक टेक गाय को बुलाते हो, क्योंकि आईपीओ के लिए भी एटलीस्ट आपके पास 15 लाख का ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए। तो एक टेक गाय को लाते हो और उसको कहते हो यार 2-3 लाख रुपए ले ले, तू एक तो काम कर, तो एक ब्लॉकचेन के ऊपर तू एक कॉइन बना दे, टोकन बना दे, उस टोकन को मैं मार्केटिंग कर दूंगा, 1-2 लाख रुपए और लगेंगे, 5-6 लाख रुपए में मेरा कैपिटल उठ जाएगा और उसकी सप्लाई हम लोग लिमिटेड रखेंगे। तो 5-6 लाख उठाने के लिए वो मतलब 5-6 लाख खर्च करके वो करीबन 10-12 लाख उठा लेते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है समवेयर। तो
बेसिकली देखा जाए तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ भी कम है, कोई रेगुलेशन भी नहीं है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकता है। आज के समय में मार्केट में भतेरों जो है डिजिटल टोकन्स पड़े हैं, तो जिसमें से एक एग्जांपल होगा आपका डोजे कॉइन। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मतलब उसका क्या कारण था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है उनको कुछ टिप या टोकन, लाइक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए एक कुछ चीज़ का निर्माण किया जाए। तो वो चीज़ बनाई गई। तो उसके बाद उसी में लोग जैसे रेडिट पे कुछ भी अच्छे मीम शेयर करते थे, या कुछ भी अच्छी बातें लिखते थे, कुछ भी अपने अच्छे थॉट्स वहाँ पे शेयर करते थे, या कोई भी कंटेंट प्रेजेंट करते थे पब्लिक के लिए, तो उनको एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो डिजिटल टोकन दिए जाते थे। तो कहाँ पे ये चीज़ हो गया कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़राब होने लग गई। तो ये चीज़ें ख़राब होने लग गई जब इसको लोगों ने असेट के तौर पे लेने लग गए। तो क्योंकि इसका फंडा ही था कि कई कॉइन्स लिमिटेड होंगी, तो अब जब लिमिटेड हैं तो लोग ख़रीदना चाहेंगे, लोग एक्सक्लूसिव बनना चाहेंगे उस कॉइन के प्रति, और लोग लेते रहेंगे। बाद में जो है उसकी कमी हो जाएगी और भाव बढ़ेगा, फिर बाद में वो सोचेंगे बेच दें हम किसी को उस दाम पे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट चला तब, क्योंकि तो ये रेगुलेटेड नहीं है ये मार्केट, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कभी भी प्राइस अप चले जाते हैं, कभी भी प्राइस डाउन हो जाते हैं, दिन में 20-20% के अप डाउन्स होते हैं। तो आप कोई भी शेयर मार्केट चले जाओ, किसी भी दिन, शायद ही इतिहास में कभी दिन में जो है 10-10, 20-20% नीचे भी गया, ऊपर भी गया मार्केट, हमें नहीं लगता कभी हुआ होगा। खैर, तो ये चीज़ इधर होती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा उस डिजिटल जो टोकन, उसका कारण क्या था बनने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथेरियम क्यों आया था। इथेरियम में आया था कि जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन को जो है माइन करने का, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, माइन करने में उसको खर्चे आते हैं। तो इथेरियम एक फास्ट प्रोसेस हो, इसीलिए इथेरियम को ब्लॉकचेन पे लाया गया था, ठीक है। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के लिए आपके फिजिकल कैश के बदले में, फिजिकल करेंसीज के बदले में बेसिकली आपको बाइनेंस कॉइन देता है, फिर आप उससे जो है बाकी करेंसी ट्रेड करते हो, डिजिटल बेसिकली टोकन्स ट्रेड करते हो। तो सारे कंक्लूजन के बाद जब इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अब हमको क्या पता चलता है कि क्या ये असेट है या क्या ये एक टोकन या करेंसी है। तो पहली बात, करेंसी ये तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही कोई जो है किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक सारे डिजिटल करेंसीज को मान्यता देता है। करेंसीज तो नहीं है, पर करेंसी को आप कह सकते हो मिमिक करने के लिए या करेंसी को रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे यूएसडीसी है, ठीक है, यूएस डॉलर कॉइन्स। तो क्या वो लीगल टेंडर हो गए? नहीं, वो लीगल टेंडर नहीं है। वो अभी भी डिजिटल टोकन है, तो डिजिटल टोकन है। आप कहीं पे दुकान में जाके यूएसडीसी के बदले में आप रुपीज़ नहीं ले सकते, ना ही यूएसडीसी के बदले में कुछ आप सामान खरीद सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी आपको लगता है कि तो शायद डिजिटल टोकन के दाम आने वाले समय में कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, तो फिर आप लगा सकते हो पैसे। पर होता क्या है एक्चुअली, कुछ लोग इस मार्केट को पुश करते, बहुत रैली करते, बहुत जो है चीज़ें बताते हैं, और वो मार्केट ऊपर जाता ऊपर जाता ऊपर जाता है। जो लेट में एंट्री करते हैं वो सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, पर अचानक से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हट जाते हैं और सीधा मार्केट नीचे आ जाता है, अर्श से फर्श तक। तो लोग कहते हैं अच्छा, तो उस फले आदमी के ट्वीट के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो सर, जब तक आप वो ट्वीट के हिसाब से ट्रेड करोगी, जब तक आपके पास ट्वीट पहुंचेगी, उसके पहले ही वो काम हो चुका होता है। आप कभी उतने फास्ट नहीं हो सकते। आप इंसान हो, ठीक है, और उधर कुछ मशीन्स बैठी हुई हैं, और मशीन्स का काम ही यही है, एआई से पता करना, ग्राफ को एनालाइज करना, ठीक है। मशीन सेकंड के हज़ारवें फ्रैक्शन में सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकती है। आप जब तक हो सकता है क्लिक पे दबाओ, वो ख़त्म। तो आप इसमें ऐसे भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो मुझे क्या समझ में आया कि कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो इसको ट्रेड करने का एक तरीका हो सकता है कि आप पहले बाकी अगल बगल जो न्यूज़ चल रही हैं, जो भी नए नए समझ लो रिसोर्सेज से आपको खबर मिल रही है कि इस डिजिटल करेंसी से रिलेटेड ये डेवलपमेंट हुई, ये चेंजेस हुए, ये अपडेट आया, अगर उस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप अंधा कोई टोकन पे विश्वास करो और लगा दो, जब वो ऊपर चढ़ेगा तो उसको बेच के निकल जाना, फिर सस्ते टोकन ले लेना,
और फिर उस पर आँख बंद करके विश्वास करो। अगर वो ऊपर गया तो ठीक, नहीं गया तो पैसे मेरी तरह गवा दोगे। तो अब मुझे तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने गंवाए पर मैंने निकाले नहीं पैसे, क्योंकि वो अभी भी अनरियलाइज्ड लॉस है, क्योंकि मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ आगे जाके ये बढ़ेगा। पर कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, किसी को नहीं पता। ये रेगुलेटेड है? ऑब्वियसली नहीं। क्या इसमें कभी पे आप देखते हो कि टोकन के प्राइस लोअर सर्किट टच करेंगे, अपर सर्किट टच करेंगे? वो रातों रात कुछ भी हो सकते हैं। एक खबर आई, जब तक आप सो रहे हो तब तक बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये एसेट है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, पर करेंसी पे इन्वेस्ट करना, अगर वो डॉलर हो तो फिर भी सही है, पर हमें नहीं लगता कि आप किसी और पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा विचार आज के टॉपिक के ऊपर। आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद जो है हम लोग अगली वीडियो की तैयारी करते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, वीडियो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। बाय बाय।